अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान महमद ने तोपें चलाने का हुक्म दे दिया था और फिर उसकी तोपों ने कुंस्तांतिनिया की दीवारों पर बड़े बड़े गोले बरसाना शुरू कर दिए थे। इस एपिसोड के आगाज़ में सुल्तान की तोपें गोले बरसा रही होती हैं, जबकि सुल्तान महमद खड़ा ये सब कुछ गौर से देख रहा होता है। इसके बाद 10 साल पहले का मंजर सामने आता है, जब सुल्तान महमद का वालिद उसे कह रहा था, सुर्ख सेब बहुत कीमती है महमद, सबसे मीठा और सबसे ज़्यादा पका हुआ। ये हमारी दुनिया का एक धड़कता हुआ दिल है। जो कुंस्तांतिनिया को जीत लेगा वो दुनिया को जीत लेगा। पर इन दीवारों को देखो, कोई भी फौज इन दीवारों को तोड़कर अंदर नहीं जा पाई, मैं भी नहीं जा पाया। तो महमद कहता है, क्यों ना इन दीवारों को गिरा दिया जाए। तो उसका वालिद कहता है, ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इन दीवारों को गिरा पाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ऐसा कर सकता है। ये सुनकर महमद कहता है, अब्बा जान, मैं जल्द ही इन दीवारों को गिराऊंगा। जब मैं सुल्तान बनूंगा तो मैं कुंस्तांतिनिया को फतह करूंगा। इस पुराने मंजर के बाद दोबारा वही मंजर सामने आता है, जब सुल्तान महमद की तोपें कुंस्तांतिनिया की दीवारों पर गोले बरसा रही होती हैं। सुल्तान महमद कह रहा था, दिन रात गोले बरसाते रहो, जब तक कि रूमी रेंगते हुए बाहर आकर हमसे रहम की भीख नहीं मांगते। इस तरह तोपें मुसलसल गोले बरसा रही होती हैं, जिनसे दीवारों को काफी नुकसान पहुंच रहा था। ऐसा भयानक हमला पहले कभी नहीं देखा गया था। पहली बार इतनी ज्यादा तोपों से हमला किया गया था, जिसमें तकरीबन 70 तोपें शामिल थीं। उधर दीवार पर मौजूद लूकस कह रहा था, या खुदा, मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक ये दीवारें टिक पाएंगी। तो शहंशाह कहता है, भरोसा रखिए लॉर्ड लूकस, जब तक हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। इस तरह 80,000 उस्मानी फौज कुंस्तांतिनिया पर हमला आवर थी, जबकि उधर कुंस्तांतिनिया को बचाने की जिम्मेदारी जस्टिनयानी के कंधों पर आन पड़ी थी। जस्टिनयानी और उसके आदमियों को तकरीबन 22 किलोमीटर लंबी दीवार की हिफाजत करनी थी। यह दीवारें शहंशाह थियोडस ने 5वीं सदी में तामीर करवाई थीं और ये अब तक की सबसे महफूज दीवारें थीं। इन दीवारों की 5 परतें थीं, जिनके बैरूनी हिस्से की तरफ एक खाई भी मौजूद थी। इस तरह इन दीवारों को पार करना एक बहुत ही मुश्किल काम था, कोई इन्हें कभी पार नहीं कर पाया था। इसलिए महमद ने इन दीवारों को गिराने के लिए बड़ी बड़ी तोपें तैयार करवाई थीं और उसकी तोपें मुसलसल गोले बरसा कर दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा रही थीं। इन तोपों में एक सबसे बड़ी तोप थी, जिसका नाम था बेसिलिका। ये 27 फुट लंबी थी। इस तोप में आधे टन के गोले भरे जाते थे। मुसलसल गोले बरसाने की वजह से तोप में दरारें पड़ चुकी थीं, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। यह देखकर ओरबान और उसका बेटा काफी परेशान हो जाते हैं। फिर ओरबान कहता है, हम इस तोप को थोड़ा आराम देंगे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। शहंशाह कॉन्स्टेंटीन और जस्टिनयानी काफी परेशानी की हालत में दीवारों के पीछे खड़े थे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का हमला पहले कभी नहीं देखा था। फिर जस्टिनयानी अपने फौजियों को हुक्म देता है कि दीवार के टूटे हुए हिस्सों को दोबारा इकट्ठा करें और दीवार की मरम्मत करें। इस तरह दीवारों की मरम्मत का काम भी साथ साथ शुरू हो जाता है। कुंस्तांतिनिया के मुहासरे को 6 दिन गुजर चुके थे। कुंस्तांतिनिया की दीवारें अभी तक खड़ी थीं, लेकिन मुसलसल गोलाबारी की वजह से वो अंदर से तबाह हो चुकी थीं। ये सूरत हाल देखकर जस्टिनयानी हरकत में आ जाता है और अपने आदमी लेकर दीवार के बाहर सुल्तान के फौजियों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। फिर वो आदमियों को हमले के लिए पुरजोश करता है। वो एक माहिर जंगजू था। दरवाजे के पास खड़ा होकर वो कहता है, चलो उन्हें दिखा दें कि जैनवस के फौजी अपनी तलवार के साथ क्या कर सकते हैं। इस तरह वो दीवार के बाहर चल पड़ते हैं। ये एक खतरनाक फैसला था। कुछ ही देर में वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हुए थे। उन्हें बाहर देखकर सुल्तान के फौजी उन पर हमला आवर हो जाते हैं, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस झड़प में सुल्तान महमद के बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं और जस्टिनयानी का ये हमला कामयाब रहता है। ये सूरत हाल देखकर सुल्तान महमद और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। जस्टिनयानी ने अपने 2000 पेशावर फौजियों के साथ हमला किया था। जीतने के बाद वो सामने खड़ा होकर नारेबाजी कर रहा था, जबकि इधर सुल्तान कह रहा था, हम जैनविस फौजियों की हिम्मत को उनकी मौत में बदल देंगे। इसके बाद वो अपनी सबसे बड़ी तोप के पास जाकर कहता है, देर क्यों लग रही है ओरबान पाशा, मेरी तोप गोले क्यों नहीं बरसा रही। ओरबान कहता है, बस थोड़ा वक्त दीजिए सुल्तान। तो सुल्तान कहता है, मैंने आपके भरोसे की कीमत चुकाई थी ओरबान, तुमने भरोसा दिलाया था कि ये तोपें इन दीवारों को तोड़ देंगी। ओरबान कहता है, तोप की नली झटक गई है, तांबा इतनी मजबूती से नहीं टिक रहा, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। यह सुनकर सुल्तान गुस्से में कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये तोप अभी चलाओ। यह कहकर सुल्तान वहां से चला जाता है। सुल्तान के जाने के बाद जरनोश पाशा कहता है, ओरबान, तुम्हारी जान तभी बचेगी जब ये तोप अभी और इसी वक्त चलेगी। यह सुनकर ओरबान कहता है, पर इन दरारों का क्या होगा। तो जरनोश पाशा कहता है, अभी चलाओ। यह कहकर वो भी चला जाता है।
कुछ ही देर में उर्बान ना चाहते हुए भी तोप चलाने की तैयारी कर लेता है और कहता है, आप थोड़े दूर खड़े हो जाइए सुल्तान, आपकी सलामती के लिए ये ज़रूरी है। तो सुल्तान कहता है, थोड़ा भरोसा रखो उर्बान, तोप चलाओ। इसके बाद एक सिपाही आगे बढ़कर बारूद को आग लगाता है ताकि गोला चलाया जा सके, लेकिन वो जैसे ही आग लगाता है तो वो तोप एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। वहाँ हर तरफ लाशें बिखर जाती हैं। सुल्तान मेहमद भी नीचे गिर जाता है। यह सूरत हाल देखकर सुल्तान बहुत परेशान हो जाता है। धमाके से उर्बान और उसका बेटा भी मारे जा चुके थे। फिर एक आदमी आकर सुल्तान को झंझोड़ने लगता है ताकि उसे होश में ला सके। इसके बाद एक पुराना मंजर सामने आता है जिसमें सुल्तान मेहमद का बचपन दिखाया जाता है। मेहमद का अपने वालिद मुराद के अलावा कोई नहीं था। उसकी सौतेली माँ जिसका नाम मारा था वो सर्बिया की शहजादी थी और सुल्तान मुराद की तीसरी बीवी थी, पर उसके अपने बच्चे नहीं थे। एक नन्हे और मासूम शहजादे से उसे लगाव हो गया था। वो उसे काफी प्यार करती थी। मेहमद हमेशा उसे माँ बुलाता था। मेहमद को सुल्तान के दरबार में लाया जाता है जहाँ सुल्तान मुराद कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई शहजादा अली चल बसा है, क्या तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? मेहमद आगे से कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। फिर सुल्तान मुराद कहता है, जरा यहाँ आओ, मेरा हाथ चूमो। यह सुनकर मेहमद चलकर आगे आ जाता है और अपने वालिद मुराद का हाथ चूमता है। मेहमद उस वक्त वाहिद जानशीन बाकी रह गया था। फिर सुल्तान मुराद कहता है, तुम्हें मैं अमासा का सिपा सलार बना रहा हूँ, वहाँ तुम्हें तालीम दी जाएगी, फिर तुम एक सुल्तान बन जाओगे। इतने में वज़ीर आज़म खलील पाशा कहता है, अब अपने बचपन के खेल खिलौने भूल जाओ शहजादे। जबकि सुल्तान मुराद कहता है, खलील पाशा मुझे तुम्हारे बारे में खबर देते रहेंगे। इस तरह मेहमद 12 साल का हो जाता है। वो 5 ज़बानें सीख चुका था। वो हमेशा कहता था कि एक दिन वो कुंस्तांतिनिया को जीत कर दिखाएगा। बचपन से ही शहजादे मेहमद की अपने वालिद के वज़ीर आज़म खलील पाशा से नहीं बनती थी। मेहमद बहुत ज़िद्दी था और खलील पाशा उससे बात मनवाने के लिए उसे सख्त सजाएं दिलवाता था। जब मेहमद 13 बरस का हुआ तो सुल्तान मुराद ने तख्त छोड़ने और मेहमद को तख्त पर बिठाने का फैसला कर लिया। वो उस्मानी हुकूमत का सबसे कम उम्र सुल्तान था। इस तरह मेहमद उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बन गया और अब पूरी उस्मानी फौज को संभालने की जिम्मेदारी उसके ही नन्हे कंधों पर थी। लेकिन शुरुआत से ही उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि वज़ीर आज़म खलील पाशा उसके खिलाफ था। एक दिन मेहमद अपने वज़ीरों को अपने पास बुलवाता है और कहता है, आप सब कहाँ थे? बहुत काम बाकी हैं। मेरे वालिद ने उस्मानी हुकूमत की बुनियाद रखी और मैं इस हुकूमत को अगले कदम पर ले जाऊंगा। इसके बाद वो नक्शे पर हाथ रख कर कहता है, मुझे कुंस्तांतिनिया पर हमला करना है। यह सुनकर सब वजीर हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर सुल्तान मेहमद कहता है, सुना नहीं तुम लोगों ने, अलेक्जेंडर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में जंग जीती थी और मुझे अभी जीतनी है। यह सुनकर खलील पाशा कहता है, सुल्तान, रूमियों से हम बाद में निपट सकते हैं, लेकिन मशरिक में एक भारी खतरा मंडरा रहा है। हंगेरियन सरहद पर अपनी फौजें जमा कर रहे हैं। हमें अपने दिफा के लिए तैयार रहना होगा। वो आपको आजमाना चाहते हैं। यह सुनकर मेहमद कहता है, मैं उन सब को कुचल दूंगा और कुंस्तांतिनिया को फतह करूंगा। तो खलील पाशा कहता है, कोई भी फैसला करने से पहले आपको अपने वालिद से मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन आगे से मेहमद कहता है, तैयारी शुरू करो वरना मेरी तलवार और तुम लोगों का सर होगा। कुछ दिन बाद वज़ीर आज़म खलील पाशा अनातोलिया में सुल्तान मेहमद के वालिद मुराद के पास पहुंच जाता है और कहता है, हंगरी के लोग जोरदार हमले की तैयारी में हैं और जैनवी हमसे नाराज हैं पाशा। उन्हें सुल्तान मेहमद पर भरोसा नहीं और सच कहूँ तो वो अक्सर ही बेसब्री से काम लेते हैं। ये सुनकर सुल्तान मुराद कहता है, आज तक हर सुल्तान जो गद्दी पर बैठा है उसने अपने आप ही सीखा है। मेहमद अभी छोटा है खलील पाशा, उसे वक्त लगेगा। तो खलील पाशा कहता है, मैं समझता हूँ, इसीलिए आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वो बहुत जिद्दी हैं, पर अल्लाह ने चाहा तो मैं धीरे धीरे उनके इरादों को खामोश कर दूंगा। यह सुनकर सुल्तान मुराद पूछता है, कैसे इरादे? तो खलील पाशा कहता है, वो कुंस्तांतिनिया पर हमला करना चाहते हैं। यह सुनकर सुल्तान मुराद सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सुल्तान मुराद वापस उस्मानी दारुल हुकूमत में पहुंच जाता है। उसे देखकर मेहमद काफी हैरान होता है। फिर सुल्तान मुराद कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी तुमसे, यहाँ आओ। यह सुनकर मेहमद अपने वालिद के करीब आ जाता है। तो सुल्तान मुराद कहता है, मैंने सोचा है कि ताज तुमसे वापस ले लूं। यह सुनकर मेहमद गुस्से में कहता है, नहीं अब्बा जान। तो सुल्तान मुराद कहता है, तुम्हारे बड़े होने तक मैं ताज वापस ले रहा हूँ। ईसाई हमलावर हमारे दरवाजे पर खड़े हैं मेहमद, तुमने लड़ाई देखी नहीं है कभी। गद्दी फिर से तुम्हारी हो जाएगी जब तुम इसके लायक बन जाओगे। यह सुनकर मेहमद बहुत गुस्से में आ जाता है और वज़ीर आज़म खलील पाशा को कहता है, धोखेबाज कुत्ते, यही चाहते थे ना तुम, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ये बातें सुनकर सुल्तान मुराद गुस्से में खड़ा होकर कहता है, बस करो, मेरे वजीरों से बदतमीजी की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ़ी मांगो इनसे। लेकिन मेहमद चुपचाप खड़ा रहता है। फिर सुल्तान मुराद आगे होते हुए कहता है, मेरे गुस्से को और मत भड़काओ शहजादे मेहमद, माफ़ी मांगो। इसके बाद मेहमद कहता है, मैं आप सब से अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। तो इस तरह मेहमद से तख्त वापस ले लिया जाता है और उसकी जगह खलील पाशा को तख्त सौंप दिया जाता है। इसके बाद वो मंजर सामने आता है जब सुल्तान मेहमद की बड़ी तोप फटने की वजह से हर तरफ तबाही मच गई थी। सुल्तान मेहमद होश में आ चुका था।
پھر وہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے تو توپ کے آس پاس لاشیں بکھری پڑی تھیں اور توپ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد کے والد نے جب قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا تھا تو وہ 3 مہینے تک لڑتے رہے لیکن ناکام رہے تھے۔ دوسری طرف شہر کے اندر جسٹنجانی اور اس کے آدمی دیواروں کو پھر سے بنانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اسی دوران وہ لڑکی تھرما بھی وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر جسٹنجانی کہتا ہے، تھرما آپ یہاں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ جیسی شاہی لڑکی اس جگہ بھی آ سکتی ہے۔ تو تھرما کہتی ہے، اپنے شہر کے لیے آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ان سپاہیوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ جسٹنجانی کہتا ہے، میرا ماننا ہے کہ آپ کی حفاظت اور سکون بے حد ضروری ہے۔ تو تھرما کہتی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، شب خیر۔ یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب سلطان محمد کہہ رہا تھا، پاشا ہم 2 ہفتوں سے ان دیواروں پر گولے برسا رہے ہیں اور ہماری توپوں نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا ہے، لیکن جب تک ہم اندر نہیں گھس جاتے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اندر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر خلیل پاشا کہتا ہے، ابھی نہیں سلطان، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اپنی فوج اندر بھیجنے سے پہلے انہیں اور کمزور کرنا ہوگا، بس آپ تھوڑا صبر رکھیے۔ لیکن سلطان کہتا ہے، زرنوش پاشا کیا صورتحال ہے؟ تو زرنوش پاشا کہتا ہے، آدمی تیار ہیں، آپ بس حکم کیجئے سلطان۔ پھر سلطان کہتا ہے، ان سے کہو کہ وہ آج رات آرام کر لیں اور بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، کل ہم شہر پر قبضہ کریں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ محاصرے کو 12 دن گزر چکے تھے اور آج 13واں دن تھا۔ محمد اور اس کی فوج نے رومی دفاعی جگہوں کا معائنہ کیا اور پیدل فوج کے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ طے ہوا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا جائے گا، کیونکہ سلطان محمد سوچ چکا تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اپنی جان دے دے گا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ سلطان محمد صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، آج رات ہم سرخ سیب حاصل کریں گے، ہم غازی ہیں، ہم جانباز اور عثمان کے وارث ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس دیوار کے سامنے جنگ لڑی اور شہید ہو گئے، اور آج ہم ایک ساتھ لڑیں گے اور ان کی موت کا بدلہ لیں گے۔